Good morning, students. Today I am starting cell cycle and cell division. आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन। इसके अंतर्गत हम कोशिका विभाजन के बारे में पढ़ेंगे कि कोशिका विभाजित कैसे होती है और संतति कोशिका फिर पुनः परिपक्व कैसे होती है। तो अब जब सजीवों की बात करते हैं तो सजीवों में जनन द्वारा जो उनकी पीढ़ी है वो आगे बढ़ती रहती है, अपने ही समान संतान को उत्पन्न करते हैं और ये जातियों के अस्तित्व बनाए रखने के लिए ये प्रमुख लक्षण होता है। जितने भी जीवधारी होते हैं उनमें जो वृद्धि होता है, जनन वृद्धि और जनन जो होता है वो दोनों कोशिका विभाजन का ही परिणाम है। अब बात करते हैं कोशिका विभाजित क्यों करती है, विभाजन की प्रक्रिया कोशिका में क्यों होती है, व्हाई डू सेल डिवाइड। जब हम बात करते हैं किसी कोशिका की तो कोशिका विभाजन से पहले उसका जो आयतन होता है उस आयतन को दोगुना कर लेती है और उसी अनुपात में उसका जो कोशिका द्रव्य होता है उसका कोशिका द्रव्य भी जो है उसी अनुपात में परिवर्तित हो जाता है और ये इसके बीच में जो असंतुलन होता है उसके कारण जो है वो कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। अब कोशिका विभाजन की जो क्षमता है वो कैसे होती है, बहुकोशिकीय जो जीवधारी होते हैं उनमें सभी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता एक समान नहीं होती है, क्योंकि कुछ कोशिकाएं जो दैहिक कोशिकाएं होती है उनमें वृद्धि होता है, विभाजन होता है, वो अनियमित रूप में होते रहता है। अगर हम बात करते हैं त्वचा की तो त्वचा में जो मालपीघी स्तर होता है उसकी जो कोशिकाएं होती है वो जीवन पर्यंत होल लाइफ विभाजन करती रहती है। आहार नाल की जो एपिथीलियमी कोशिकाएं होती है या अस्थि मज्जा में जो रुधिराणु बनाने वाली कोश स्टेम सेल होती है वो भी जो है जीवन पर्यंत विभाजन उनमें होता रहता है। पादपों में जो विभज्योतक होती है जिनके कारण पादप वृद्धि करते हैं वो भी निरंतर जो है वृद्धि विभाजन करते रहते हैं, जिसके फलस्वरूप पौधा विभाजन वृद्धि करता है। अब कुछ और भी प्रकार की कोशिकाएं होती है जो कि अनेक वर्षों तक अविभाजित भी रह जाती है और कुछ कोशिकाएं ऐसी भी होती है जो अनेक वर्षों तक विभाजन की प्रक्रिया भी करती रहती है। तो जो अविभाजित रहती है जैसे यकृत की कोशिकाएं हो गया या अरेखित पेशियां हो गया, ये जो है कई वर्षों तक बिना विभाजन के रह जाता है। अब बात करते हैं कोशिका चक्र की, सेल साइकिल की बात करते हैं। जीवधारी जितने भी जीवधारी होते हैं उनके शरीर में विभाजन करने वाली कायिक कोशिकाओं में जो उनकी विभाजन करती है उनकी जो कायिक कोशिकाएं होती है उनमें वृद्धि और विभाजन का जो एक चक्र होता है वो हम चलता रहता है। बात करते हैं किसी कोशिका की तो कोई कोशिका जब विभाजन करती है तो उससे पहले वो परिपक्व होती है, परिपक्व होने के बाद वो विभाजन करती है और विभाजन से संतति कोशिकाएं बनती है, फिर संतति कोशिका परिपक्व होती है और वो फिर विभाजन करती है। ये चक्र कोशिकाओं में चलता रहता है। अब कोशिका चक्र की जो प्रावस्थाएं होती है वो कितनी होती है? कोशिका चक्र की दो प्रावस्थाएं होती है, एक को बोला जाता है अंतरावस्था जिसको हम इंटरफेज कहते हैं और दूसरी होती है विभाजन अवस्था जिसको हम डिवीजन फेज कहते हैं। अंतरावस्था, सबसे पहले हम अंतरावस्था की बात करते हैं, इंटरफेज की बात करते हैं। ये कोशिकाओं में ये जो भी दो कोशिकाएं होती है दो कोशिका विभाजन के बीच की अवस्था होती है। एक पहले कोशिका विभाजन हो गया उसके बीच की जो रेस्टिंग फेज होती है फिर उसने विभाजन के लिए तैयार होना है, वो जो अवस्था होती है उसको इंटरफेज बोला जाता है। और ये इंटरफेज जो अवस्था होती है ये 10 से 11 घंटों के बीच की अवस्था होती है। इसमें क्रोमेटिन जाल का निर्माण होता है। इसमें प्रथम वृद्धि प्रावस्था होती है, फर्स्ट ग्रोथ फेज जिसको कि जीवन बोला जाता है, जिसमें कि कोशिका परिपक्व होती है और कोशिका आयतन में बढ़ती है। दूसरी जो अवस्था होती है उस अवस्था को बोला जाता है संश्लेषण प्रावस्था या एस उपावस्था इसको बोलते हैं। ये 7 से 9 घंटे की होती है और इसमें क्रोमेटिन की 2 प्रतियां बनती है, डीएनए अणुओं का द्विगुणन होता है इस अवस्था में। और तीसरी जो प्रावस्था होती है वो होती है द्वितीयक वृद्धि अवस्था जिसको कि G2 उपावस्था बोला जाता है। ये 4 घंटे की होती है और इसमें जो है कोशिका विभाजन के लिए जो आवश्यक प्रोटीन होता है उसका निर्माण हो जाता है, वो जो है तैयार हो जाता है कोशिका विभाजन के लिए। तो ये तो हो गया अंतरावस्था, इंटरफेज जिसको बोलते हैं। अब बात करते हैं दूसरी जो अवस्था होती है वो कोशिका विभाजन की प्रावस्था होती है या इसको एम अवस्था भी बोलते हैं। ये 1 से 2 घंटे की होती है और इस बीच जो है कोशिका विभाजन हो जाता है। अब
कोशिकाओं में जो विभाजन होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है असूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन का मतलब होता है एमाइटोसिस डिवीजन। एमाइटोसिस डिवीजन जो होता है वो जीवाणुओं में होता है, जिनमें कि गुणसूत्र एक ही होता है ज़्यादातर, उनमें जो है एमाइटोसिस डिवीजन होता है। सिंपली एक कोशिका 2 कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, 2 फिर 4 में, तो उसमें गुणसूत्र की संख्या का विशेष जो है महत्व नहीं होता है। अब दूसरा होता है समसूत्री विभाजन, जिसको कि माइटोसिस डिवीजन बोलते हैं। माइटोसिस डिवीजन जो होता है वो वृद्धि करने वाली कोशिकाओं में जितने भी वृद्धि वाले भाग होते हैं, चाहे पादप कोशिका हो चाहे जंतु कोशिका हो, उनमें होता है, और कायिक कोशिकाओं में होता है। जो जनन से संबंधित कोशिकाएं नहीं होती हैं उनमें समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन जो होता है इसका ये महत्व है कि इससे एक कोशिका 2 समान कोशिकाओं में विभाजित होती है और उनमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो उतनी ही रहती है जितनी कि विभाजन से पहले उनकी पितृ कोशिका में रहती है। माना एक कोशिका है, उसमें गुणसूत्रों की संख्या 6 है, तो वो 2 कोशिकाओं में विभाजित होगी तो उनमें भी गुणसूत्रों की संख्या दोनों में 6 रह जाएगी, 6 ही रहेगी, क्योंकि इसको समसूत्री विभाजन या माइटोसिस डिवीजन इसको बोला जाता है। ये समसूत्री विभाजन जो है वेजिटेटिव सेल में होता है और इसके फलस्वरूप जनक कोशिका पेरेंट सेल 2 समान संतति कोशिकाओं में विभाजित होती है और उनमें गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। अब गुणसूत्री विभाजन जो समसूत्री विभाजन होता है ये जो है 2 अवस्थाओं में इसको बांटा जा सकता है। एक होता है केंद्रक विभाजन, कैरियोकाइनेसिस इसको बोलते हैं। दूसरा होता है कोशिका द्रव्य विभाजन, जिसको साइटोकाइनेसिस बोला जाता है। सबसे पहले हम केंद्रक विभाजन की बात करते हैं, कैरियोकाइनेसिस की बात करते हैं। इस अवस्था में केंद्रक द्रव्य का विभाजन होता है। जो केंद्रक द्रव्य होता है, जो न्यूक्लियस होता है बीच में, उसका विभाजन होता है, जिससे कि 2 पुत्री केंद्रक का निर्माण होता है। और इसमें जो है सबसे पहली जो अवस्था होती है वो इंटरफेज होती है। फिर जो है इसको 5 अवस्थाओं में बांटा जाता है। पहले इंटरफेज होती है, फिर प्रोफेज होती है, पूर्वावस्था जिसको बोलते हैं, फिर मध्यावस्था मेटाफेज होती है, फिर पश्चावस्था एनाफेज होती है, और फिर इसमें जो है अंत्यावस्था होती है जिसको कि टीलोफेज कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये 5 अवस्थाएं होती है। इंटरफेज के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि इंटरफेज जो होता है 2 विभाजन के बीच की अवस्था होती है, जिसमें कि 10-11 घंटे की होती है, जो कि रेस्टिंग फेज होती है, जिसमें कि क्रोमेटिन नेटवर्क का निर्माण होता है और डीएनए डुप्लीकेशन का कार्य उसमें होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं पूर्वावस्था या प्रोफेज की बात करते हैं। प्रोफेज जो होता है कोशिका विभाजन की सबसे लंबी अवस्था होती है और इसमें जो है कुछ घटनाएं होती हैं, जैसे सबसे पहले क्रोमेटिन तंतुओं का संघनन और गुणसूत्रों का बनना। सबसे पहले तो जो कोशिका होती है इंटरफेज में, उसमें केवल क्रोमेटिन नेटवर्क होता है, गुणसूत्र स्पष्ट उसमें नहीं होते हैं। तो इसमें जो पहली अवस्था होती है क्रोमेटिन तंतुओं का संघनन, इसमें क्रोमेटिन जो तंतु होते हैं वो संघनित होते हैं और गुणसूत्र स्पष्ट बनने शुरू हो जाते हैं। दोनों क्रोमेटिन जो है इसमें आपस में जुड़े रहते हैं और गुणसूत्रों का निर्माण होना शुरू हो जाता है। केंद्रिक तथा केंद्रक कला का विघटन, इसमें जो अंदर केंद्रक कला होती है और उसके अंदर केंद्रिक होता है वो डीजनरेट हो जाता है। केंद्रक की जो झिल्ली होती है वो गायब होनी शुरू हो जाती है। तर्कु का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल, जो सेंट्रोसोम होता है जिसको कि हम जो कोशिका के केंद्रक के ठीक ऊपर होता है वो विभाजन होना शुरू हो जाता है और उस सेंट्रोसोम से 2 सेंट्रोसोम बन जाते हैं और जो उसके बीच में तर्कु बनना शुरू हो जाता है, मतलब स्पिंडल उसके बीच में बन जाते हैं। इस प्रकार से ये प्रोफेज की अवस्थाएं होती है। इसमें जो है सेंट्रोसोम 2 भागों में बढ़ जाता है। दूसरी अवस्था होती है मध्यावस्था, जिसको कि हम मेटाफेज कहते हैं। ये कम अवधि की होती है, बहुत कम समय के लिए होती है और इसमें जो गुणसूत्र होती है वो कोशिका की मध्यवर्ती पट्टी में जो है आ जाते हैं और बीच में मध्यवर्ती जो सेंट्रल पार्ट होता है उसमें जो है आ जाते हैं और विन्यासित होने लग जाते हैं। एक अरेंजमेंट जो है उनका होना शुरू हो जाता है। गुणसूत्रों में के गुणसूत्र बिंदु तर्क के गुणसूत्री तंतुओं में जुड़े रहते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये जो है मेटाफेज कहलाती है और उसके बाद आती है पश्चावस्था या एनाफेज जिसको बोलते हैं, फिर आती है टीलोफेज। तो हम इसको डायग्रामेटिकली अगर देखते हैं तो ये सबसे पहली जो अवस्था है
इस अवस्था को बोला जाता है इंटरफेज। ये रेस्टिंग फेज है, दो कोशिका विभाजन के बीच की अवस्था है। इसमें नेटवर्क बन जाता है। जो नेटवर्क है ये क्रोमेटिन नेटवर्क का निर्माण होता है। गुणसूत्र स्पष्ट नहीं होते हैं इसमें, और इसमें जो है अगर हम बात करें तो ये धीरे धीरे नेटवर्क जो है वो डुप्लीकेट होने शुरू होते हैं, मतलब गुण जो डीएनए है वो द्विगुणित होना शुरू हो जाते हैं जब कोशिका विभाजन के लिए तैयार होती है। ये 10-11 घंटे की ये अवस्था होती है। उसके बाद आते हैं प्रोफेज। प्रोफेज में 3 अवस्थाएं होती है। एक होती है अर्ली प्रोफेज, दूसरी होती है मिड प्रोफेज, और तीसरी होती है लेट प्रोफेज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अर्ली प्रोफेज की। अर्ली प्रोफेज में क्या होता है, ये जो सेंट्रोमियर है, सेंट्रोसोम है, ये 2 भागों में बंट गया। एस्ट्रल बन गए इसके 2, और इनमें स्पिंडल बन गया। ये गुणसूत्र इसमें स्पष्ट दिखाई देने लग गए हैं। इसमें देखिए 4 गुणसूत्र है, 1 2 3 4 गुणसूत्र इसमें दिखाई देने लग गए। स्पष्ट जो है गुणसूत्र दिखाई देने लग गए। उसके बाद अगली अवस्था में जो गुणसूत्र है वो अपने आप द्विगुणित होने शुरू हो जाते हैं। 1 गुणसूत्र से 2 गुणसूत्र बनने शुरू हो जाते हैं, और ये जो सेंट्रोसोम है ये थोड़ा सा ध्रुवों की ओर आने शुरू हो जाते हैं। जो पोल होते हैं इसके ऊपरी पोल और निचला पोल उनकी तरफ आने शुरू हो जाते हैं मिड प्रोफेज में। उसके बाद आता है लेट प्रोफेज। लेट प्रोफेज में क्या होता है, ये जो वह है केंद्रकीय झिल्ली है उसकी तरफ आने शुरू हो जाते हैं, और इसी अवस्था में जो केंद्रकीय झिल्ली है ये समाप्त होने लग जाती है, डीजनरेट हो जाती है, गायब हो जाती है धीरे धीरे। और ये इस प्रकार से जोड़े जो गुणसूत्र है वो दुगुणित होने शुरू हो जाते हैं। सेंट्रोमियर दोनों तरफ को आ जाता है इस प्रकार से। उसके बाद आता है मेटाफेज। मेटाफेज जिसको कि मध्यावस्था बोला जाता है। इसमें क्या होता है, जो गुणसूत्र है वो ठीक कोशिका के बीचों बीच आ जाते हैं, अरेंजमेंट में जो है इस प्रकार से आ जाते हैं, और स्पिंडल से जुड़ जाते हैं। जो तर्क होते हैं सेंट्रोसोम के, उनसे जुड़ जाते हैं। और अगली अवस्था आती है एनाफेज। एनाफेज में 2 अवस्थाएं होती है, एनाफेज, अर्ली एनाफेज और लेट एनाफेज। अर्ली एनाफेज में क्या होता है, जो गुणसूत्र दुगुणित होने शुरू हुए थे प्रत्येक से 2-2 गुणसूत्र बन जाते हैं। जो 4 गुणसूत्र थे उनसे 8 गुणसूत्र बन जाते हैं, 4 नीचे की ओर और 4 ऊपर की ओर। उसके बाद लेट एनाफेज में क्या होता है, ये और उनके जो ध्रुव है ध्रुव की ओर चले जाते हैं, 4 बिल्कुल ऊपर की ओर चले जाते हैं, 4 नीचे की ओर आ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेज होती है टीलोफेज। टीलोफेज को अंत्यावस्था भी बोला जाता है, और इसमें क्या होता है, जो कोशिका द्रव्य है वो कोशिका द्रव्य यहाँ से संकुचित होना शुरू हो जाता है। 20 से 2 कोशिकाओं में बंटने की प्रक्रिया यहाँ पे शुरू हो जाती है, और फिर इसमें जो है 2 डॉटर सेल बन जाती है, 2 संतति कोशिकाएं बन जाती है, और जो 4 गुणसूत्र ऊपर वाले में, 4 गुणसूत्र नीचे वाले में, उनके बाहर केंद्रकीय झिल्ली बन जाती है, और इस प्रकार से 2 पुत्री कोशिकाएं बन जाती है। जैसे कि हमने पहले देखा था कि 4 गुणसूत्र इसमें है, वैसे ही 4-4 गुणसूत्र इन दोनों में बन जाते हैं। तो ये समसूत्री विभाजन है। इसका महत्व है कोशिकाओं का निरंतर विभाजित होना, और कोशिकाएं जब निरंतर विभाजित होती है तो वो वृद्धि करता है जीवधारी का शरीर। और ये जो है ज़्यादातर जो समसूत्री विभाजन होता है ये वृद्धि वाले भागों में पाया जाता है, जहाँ पर कोशिका वृद्धि करती है, जहाँ पे कोई पौधा या कोई भी जीवधारी जो है वृद्धि करता है, विकास करता है। जैसे तना मोटाई में बढ़ता है, एक छोटा बच्चा उसके हाथ पैरों या अंगों का विकास होता है, तो यहाँ पर जो है ये समसूत्री विभाजन संपन्न होता है। इस प्रकार से ये जो है कहलाता है ये केंद्रक। हमने जो है इसकी जो फर्स्ट स्टेज होती है जिसको कि हम कोशिका केंद्रक विभाजन कहते हैं, यहाँ पर केंद्रकों का विभाजन हो जाता है, और दूसरी अवस्था होती है जो कोशिका द्रव्य का विभाजन करती है। तो इस प्रकार से हम समसूत्री विभाजन के बारे में पढ़ते हैं। अब समसूत्री विभाजन का जो महत्व है वो क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ द माइटोसिस डिवीजन। सबसे पहले तो ये रिप्रोडक्शन में भी काम आता है। रिप्रोडक्शन में कहाँ पे काम आता है कि कोई जीवधारी जो है जब उसकी जनन कोशिकाएं होती हैं तो वो वहाँ पे उनकी संख्या बढ़ाने के लिए जो है ये यहाँ पर जो है समसूत्री विभाजन का महत्व है। इसके अलावा जीवधारी में वृद्धि और विकास, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ करने के लिए
ये आवश्यक होता है। तीसरा, क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का विस्थापन और मरम्मत करने के लिए, हमारी त्वचा में कहीं पे चोट लग जाती है तो वो नई कोशिकाएं वहाँ पे बन जाती है और कुछ दिन बाद वो चोट जो है बिल्कुल ठीक हो जाती है, तो वो जो नई कोशिकाएं बनती है वो उनका पुरानी क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का स्थान लेती है। इसी प्रकार से पुनरुद्भवन, कुछ जीवधारियों में पुनरुद्भवन की प्रक्रिया होती है, वहाँ पर भी जो है माइटोसिस डिवीजन होता है। या कोशिकीय उपापचय जो हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म होता है, वहाँ पर भी जो है इनका आवश्यक महत्व है, क्योंकि नई कोशिकाएं बनेगी तो फ्रेश कोशिका बनेगी, हेल्दी कोशिका बनेगी। तो इस प्रकार से हम जो है इस कोशिका विभाजन के बारे में पढ़ते हैं। ये समसूत्री विभाजन यहीं पे समाप्त होता है। अब नेक्स्ट डे हम पढ़ेंगे अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस डिवीजन। थैंक यू।